तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंज फोर्सेस के बारे में। मतलब कि कल जो हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे रॉड वाले, याद है रॉड वाले क्वेश्चंस हम लगाते थे जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग निकाल रहे थे। तो जिस पॉइंट पर आपने रॉड को हिंज किया है, वो जो पॉइंट है जो रॉड को मूव नहीं करने दे रहा है, सिर्फ उसको रोटेट करने को अलाउ कर रहा है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर उसको हिंज किया गया है, उस हिंज पॉइंट पर रॉड पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए न्यूमेरिकल्स ऑन हिंज फोर्स। न्यूमेरिकल्स ऑन हिंज फोर्स, इस पूरे टॉपिक को हम क्वेश्चंस के हेल्प से ही समझेंगे। तो हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल्स 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 ऑन हिंज फोर्स, न्यूमेरिकल्स ऑन हिंज फोर्स। ठीक है भैया, पहला बात तो ये कि हिंज फोर्स मतलब क्या, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को आपने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट के अबाउट ये सिर्फ रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस रॉड का यूनिफॉर्म मास है m और इसका लेंथ है आपका l। ये रॉड एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, दिस रॉड इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। और सपोज करिए कि आप इस पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F। आपने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स F। अब आप मेरे को तीन चीजें बता दीजिए। सबसे पहले आप मेरे को बता दीजिए फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सबसे पहले आप मेरे को रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन बता दीजिए। दूसरी चीज आप मुझे बता दीजिए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन बता दीजिए। और तीसरी बात जो आप मेरे को बताएंगे, कि यहां पर हिंज फोर्स कितना लग रहा है। तीन बातें दी गई हैं, सॉल्व कीजिए। जहां तक पहुंच पा रहे हैं खुद से वहां तक पहुंचिए। आपके पास समय है 5 मिनट। पहला वाला पार्ट किस किस से बन गया सर? यहाँ फोर्स F ही लेंगे या फिर टेबल? आपका जो रॉड है वो टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, तो यहां पर आप ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका टेबल नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। जो भी आपका इसमें बॉडी में चेंज होगा वो F फोर्स की वजह से होगा। पहला वाला का आंसर कितना है? चलिए आ जाइए, देखते हैं। सिचुएशन सबको समझ में आ गया ना? रॉड है, यूनिफॉर्म मास m है, लेंथ l है। इस पॉइंट पर इसके एक एंड पर आपने इसको हिंज किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जिसके चलते रॉड सिर्फ आपका रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। रॉड आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, आप इसके एक एंड पर फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू आपको F पता है, और आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं, जिसमें सबसे पहला चीज है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ऐसा सवाल हमने कल भी लगाया था, ठीक है। कैसे निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, जहां टाउ होता है टॉर्क, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको पता है टाउ इज इक्वल टू होता है आई इंटू एल्फा, जहां टाउ होता है टॉर्क। अब एक बात बताइए, ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है? जिस पॉइंट के बाद आपका रॉड रोटेट कर रहा है, फोर्स यहां पर लग रहा है, टॉर्क क्या होता है? आर इंटू एफ, है ना? तो आपका यहां पर फोर्स F लग रहा है, और इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहां का फोर्स का दूरी कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा आपका F इंटू L। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए I इंटू एल्फा के बराबर। ठीक है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस एक्सिस के अबाउट ml² होगा। तो आप I का वैल्यू यहां पर लिखेंगे, FL इज इक्वल टू ml² इंटू एल्फा। L से आपका L हो गया कैंसिल, तो आपका एल्फा कितना आया? एल्फा आया 3F/m इंटू L। आया एंगुलर एक्सेलरेशन? किस किस का आंसर आया है? आपका आया है, ठीक है। तो पहला आप लोग का सही हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो आपका पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पहले मेरे को ये बता दीजिए कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है कहां पर?
इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके एग्जैक्टली बीच में होगा, एकदम इसके सेंटर पर होगा। तो आपको ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, अगर आप इसको बोल रहे हैं तो आपसे इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा गया है। कैसे निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? आप देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसमें कितने प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं? पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आता है दो टाइप का। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है इसके पास भी दो एक्सेलरेशन होंगे, एक इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? AT इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। AT इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, ये क्या होता है आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको AT का फॉर्मूला क्या होगा आपका? R इंटू एल्फा, जहां R क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से दूरी। तो इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट से दूरी कितना है? L/2 है ना, L/2। तो आपका AT कितना हो जाएगा? AT हो जाएगा L/2 और अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3f बाई m इंटू एल। तो आपका AT कितना हो गया? AT हो गया आपका L से L हो गया कैंसिल, तो आपका AT आ गया आपका 3f बाई 2m। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है। व्हाट अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है जब वो रोटेट करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इस केस में आपका ओमेगा कितना होगा? आपका रॉड इनिशियली रेस्ट में था, आपने फोर्स इस पर लगाना शुरू किया तो ये रोटेट करेगा। तो जस्ट जब ये जो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ये पूछा गया है जस्ट जब वो आपका तुरंत आपने फोर्स लगाया है उस समय का। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ये होता है। और अब तुरंत जब आप फोर्स लगाने के तुरंत बाद पूछ रहे हैं, मतलब टाइम उस समय कितना होगा? 0, टाइम 0, तो ये पूरा हो गया आपका 0। फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा, सॉरी फाइनल ओमेगा नहीं, आपका अल्फा इंटू टी 0, ठीक है। इनिशियल ओमेगा, इनिशियली तो रॉड आपका रेस्ट पे था, तो इनिशियल ओमेगा ऑलरेडी 0 था, तो ये भी आपका 0, मतलब तुरंत फोर्स लगाने के तुरंत बाद उसमें तो कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी उस समय। तो जब आप फोर्स लगाने के कुछ देर के बाद आएगी, तुरंत तो नहीं आएगी। और जब तुरंत नहीं आएगी तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया? 3f बाई 2m। आया समझ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3f बाई 2m। यहां तक अगर कहीं को किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो बताइए। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया होता कि भाई इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, इस वाले पॉइंट का, किसी भी इस सेंटर ऑफ मास के अलावा और बाकी किसी भी पॉइंट का को पूछा होता कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कितना बताते? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम होता है। हमने आपको बताया था जितने आपके एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये हर पॉइंट के लिए बॉडी जब रोटेट करती है हर पॉइंट के लिए सेम होते हैं। चेंज कौन करता है? आपका लीनियर वेरिएबल। जैसे आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी vt वो रेडियस के साथ बदलता है, vt इज इक्वल टू r ओमेगा, वो r के साथ वेरी करता है। AT इज इक्वल टू r अल्फा, वो r के साथ वेरी करता है। बट जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये सारे हर पॉइंट के, रॉड के हर एक पॉइंट के लिए सारे कांस्टेंट होंगे। तो आप इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन बोलो, इस पॉइंट का एंगुलर, सारे का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, तो अल्फा तो सबके लिए सेम है बट R सबके लिए वेरी कर रहा है। इस पॉइंट से सबका R क्या है? अलग अलग है। तो अगर सबका R अलग अलग है तो सबका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। सबका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अब ओमेगा तो सबके लिए सेम है बट R हर एक पॉइंट का क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा।
क्या कांस्टेंट होगा? सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, और अगर नहीं दिक्कत है तो यहां तक प्ले लिखिए। इस क्वेश्चन में यहां पर ऐड कर लीजिएगा एक छोटा सा कि इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। कब बताना है? जब तुरंत आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट पर। यहां तक के डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आप अगर चाहें तो अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेना कि जब भी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती है उस पॉइंट के अबाउट बॉडी के हर एक पॉइंट का जितना एंगुलर वेरिएबल होता है, थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये हमेशा हर एक पॉइंट के लिए सेम रहता है। वेरी क्या करता है? लीनियर वेरिएबल। जैसे आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी vt, आपका s इज इक्वल टू आर थीटा, vt इज इक्वल टू आर ओमेगा और at इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हर पॉइंट का r के साथ वेरी करता है। आया समझ में? लिखिए, ये याद रखना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम यहां लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका कितना है? 3f/2m। ठीक है, बाकी सबको मिटा दिया जाए। तो देखो, दो चीजें आप निकाल चुके हैं। आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड भी निकाल चुके हैं। तीसरी चीज बाकी है, वो है हिंज फोर्स। ये जो आपका हिंज है, ये रॉड पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? रॉड का FBD बनाने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका रॉड। ठीक है, इस रॉड पर ये एक फोर्स लग रहा है, ये आपका एक फोर्स लग रहा है F, करेक्ट। ये जो आपका हिंज है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। मेरे को नहीं पता है किधर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि भाई इसका एक कंपोनेंट जो फोर्स का होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट जो फोर्स का होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम बोल देते हैं N1 और इसको हम बोल देते हैं आपका N2, करेक्ट। हमने अपने मन से माना है कि जो आपका हिंज है वो आपका एक फोर्स N1 लगा रहा है इस डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में, और एक फोर्स N2 लगा रहा है प्लस x डायरेक्शन में, करेक्ट। और ये है आपका सेंटर ऑफ मास जो कि यहां पर मौजूद है। अब आपका FBD बन चुका है। आपको पता है आपके रॉड पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आपका F, दूसरा आपका N1 N2। ठीक है, पहले हम क्या करने जा रहे हैं? इसका y डायरेक्शन के लिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या? कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या? कि आपका, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपका अलग होता है। हम ये बोल रहे हैं कि इसके लिए जो आपका फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। किसी पार्टिकल के लिए, किसी एक स्मॉल पार्टिकल के लिए आपका नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अगर मान लीजिए वो पार्टिकल बड़ा हो, जैसा कि ये आपका रॉड है, ये एक छोटा सा पार्टिकल तो नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है? हम सेंटर ऑफ मास पे इसके पूरे मास को अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इस रॉड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आप जब ये लिखेंगे F इज इक्वल टू m है तो किस पार्टिकल के लिखेंगे? तो हम इसीलिए तो सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास पे रॉड का सारा मास हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो आपका इक्वेशन है F इज इक्वल टू m है, वो हम किसके लिए लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे। इस रॉड पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो बराबर किसके होगा? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब हम फॉर y डायरेक्शन के लिए हम इसको लिखने वाले हैं। तो y डायरेक्शन में आप देखिए, y डायरेक्शन में इस बॉडी पर, इस आपका रॉड, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक आपका N1 लग रहा है और दूसरा आपका कौन सा फोर्स लग रहा है? आपका F। तो N1 प्लस F बराबर क्या होना चाहिए? M, रॉड का मास कितना है? M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो N1 प्लस F इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? 3F बाई 2m, करेक्ट। यहां से आपका क्या आ जाएगा? यहां से आपका N1 कितना आ जाएगा? N1 आ जाएगा आपका, N1 इज इक्वल टू 3m
एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर 3f/2m है, ये भी यहाँ पर आपका ये कैपिटल M है ना, ये कैपिटल M है, तो ये आपका यहाँ पर भी कैपिटल M, तो आपका M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका N1 कितना आया, N1 आया आपका 3f/2 माइनस ऑफ f, दैट इज N1 इज इक्वल टू f/2। ये आया आपका हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट N1 जो कितना आया f/2, और क्योंकि ये प्लस आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने माना है उसी डायरेक्शन में N1 लग रहा है। आया समझ में। अब निकालते हैं N2, ठीक है। तो N2 के लिए हम क्या लिखेंगे, यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन हम किस डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, x डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये जो आपका सेम इक्वेशन है f इज इक्वल टू ma, इसको आप लिखिए फॉर x डायरेक्शन। फॉर x डायरेक्शन जब आप लिखेंगे तो x डायरेक्शन में इस रॉड पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक आपका लग रहा है N2, और सिर्फ N2 ही लग रहा है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये जो आपका एक्सेलरेशन आया था सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सेलरेशन आया था ये किस डायरेक्शन के लिए आया था, y डायरेक्शन के लिए आया था। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, करेक्ट, जो कि आपका y डायरेक्शन में आया था। x डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन हो सकता था, कौन एक्सेलरेशन हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो जीरो है। x डायरेक्शन में लगने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो इस सेंटर ऑफ मास पर जो x डायरेक्शन में लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो तो आपका जीरो है। तो आपका N2 बराबर ये क्या हो जाएगा, टोटल आपका जीरो। तो आपका N2 का वैल्यू यहां से कितना आ गया, N2 का वैल्यू आ गया आपका जीरो। मतलब कि जो आपका हिंज फोर्स का वैल्यू आया वो कितना आया, f/2, और डायरेक्शन क्या है आपका अपर डायरेक्शन में। आया समझ में। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो लिख लीजिए। हाँ वो जो 2m है, हाँ m एक m कटेगा। चलो जी, सेम क्वेश्चन है, सेम रॉड है, ठीक है, रॉड आपका बिल्कुल सेम है, फोर्स भी उतना ही लग रहा है, मास भी उतना ही है, एल भी आपका लेंथ भी उतना ही है। हमने क्या किया, इस बारी रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास पर ही ला करके हिंज कर दिया है। कहां पर हिंज्ड है, बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ मास पर हिंज्ड है। सेम तीन चीजें आप फाइंड आउट करके बताइए। पहला बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, पहला। दूसरा बता दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, और तीसरा बता दीजिए हिंज फोर्स। बताइए, 5 मिनट टाइम है आपके पास। 2f, चलो जी देखते हैं, आ जाओ। पहला पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ठीक है। टॉर्क निकालना तो है, बट किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, भाई जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। कितना होगा टॉर्क मेरा, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, फोर्स आपको पता है, और यहां से यहां का दूरी कितना, L/2, तो आपका F इंटू L/2 बराबर ये किससे होगा, I इंटू एल्फा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होता है, ml²/12, तो हम यहां पर लिखेंगे ml²/12 इंटू एल्फा। अब देखो L से यहां पर आपका एक L कैंसिल हो गया, 2 से यहां पर आपका यहां पर 6 यहां पर आया, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 6f/m इंटू L, इतना है आप लोग का। चलो जी, पहला का सही आंसर है आप लोग का। अब आते हैं दूसरे वाले पर, रॉड का कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 3f/m, आपका प्रियांशु, सबका गलत है, सबका आंसर गलत है। पूछो कैसे आपने ये अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले होगे, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाले होगे ना। बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाले हो, 80 कैसे निकाले हो, 80 इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा किया होगे, 80 इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा किए होगे, ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहां पर आ चुका है। आर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, जिस पॉइंट का आप निकाल रहे हैं, यहां पर क्या आप किसका निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप आर इंटू एल्फा में जो आर लेंगे वो आर क्या लेंगे, डिस्टेंस आप लेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, आप
आप जो लेंगे, अगर आप सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेंगे कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है भाई, ये तो वहीं पर उस जहां पर जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो तो सेंटर ऑफ मास पे ही लाई कर रहा है, तो r का वैल्यू तो यहां पर 0 हो गया। तो r का वैल्यू अगर 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपका 0 हो गया। आया समझ में? अभी बचा है, अभी रुकिए, अभी हो सकता है आप लोग सही हो जाए। अभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बाकी अभी निकालना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आप निकालने जा रहे हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहां पर भी जो आर होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहां पे भी आर 0 हो गया, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी 0 हो गया, मतलब आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आया समझ में? यहां तक कोई डाउट किसी को, लिखिए यहां तक। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप जिस पॉइंट का आप निकालने जा रहे हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो तो आपके इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, बिल्कुल होगा। यहां से इसका अल्फा और यहां से यहां का दूरी ले लो, इस पॉइंट का, बाकी हर पॉइंट का होगा, बट सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पर इसको क्या करके रखे, आप हिंज करके रखे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये रोटेट कर रहा है, इसलिए आर इस केस में 0 हो जाएगा। तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी 0 होगा। आया समझ में? लिखिए। तो अभी तक के डिस्कशन से आपको क्या पता चला कि आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमें निकालना है हिंज फोर्स। क्या करेंगे, इस रॉड का हम एफबीडी बनाते हैं, रॉड का एफबीडी बनाते हैं। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ। यहां पर आपका बॉडी, आपका रॉड जो है हिंज्ड है, तो हम मान लेते हैं कि जो आपका हिंज फोर्स, अब मेरे को नहीं पता है हिंज फोर्स किधर लग रहा है, तो हम हिंज फोर्स का 2 कंपोनेंट मान लेते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, ठीक है, N1, और दूसरा आपका N2 जो कि हम x डायरेक्शन में मान रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर ma, ये ma होता है। ये तब होता है जब आपका पार्टिकल एक बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, तब आप F बराबर ma लगाते हैं। जब आपका एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है तब आप क्या लगाते हैं, तब आप लगाते हैं F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पहले हम ये सेम फॉर्मूला वाई डायरेक्शन के लिए लगाने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं फॉर वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक आपका N1 जो आपने अज्यूम किया हुआ है, दूसरा आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, F, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा मास M, मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब क्या आया है, 0। तो आपका ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। तो आपका N1 कितना आया, N1 आपका आ गया माइनस ऑफ F। किसी को समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब हम लिखने जा रहे हैं यहां पर फॉर x डायरेक्शन। फॉर x डायरेक्शन जब आप लिखेंगे तो x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, N2, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। यहां पर क्या था, इन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन जो कि 0 था, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन ये भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही जब 0 है तो उसका x डायरेक्शन में ले लो या y डायरेक्शन में ले लो तो 0 ही आना है। तो आपका यहां से N2 क्या आ गया, N2 आ गया आपका 0, मतलब हिंज फोर्स जो होगा उसका वैल्यू होगा F, और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है तो आपने जिधर माना था उसके विपरीत दिशा में आपका N1 लग रहा होगा। आया समझ में? किसी को दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं है, इसको लिखिए। सेम सवाल है, सेम रॉड है, सेम चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। फर्क बस इतना है कि रॉड आपका इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और दूसरा फर्क ये है कि इस बार आपका रॉड वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, मतलब टेबल से आप उसको हटा चुके हो, और जब आप यहां से छोड़ेंगे, आपने जस्ट इसको वर्टिकल प्लेन में रखा, और जब आप यहां से छोड़ेंगे तो आप ये तीनों चीजें बताइए क्या होगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन रॉड का, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तुरंत छोड़ने के बाद कितना होगा, और तीसरा हिंज फोर्स कितना होगा। चलिए देखिए, आपका रॉड है, यूनिफॉर्म मास एम, लेंथ एल आपको पता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले ये बताओ कि जब आप इसको छोड़ोगे
तो ये रॉड क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लगाएगा। ठीक है, कितना लगाएगा आपको ये भी पता है, m इंटू जी के बराबर लगाएगा। कहां लगाएगा, कहां पर लगाएगा, सेंटर पे लगाएगा। यहां पर लगाएगा, कितना लगाएगा, तो m इंटू जी अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया है। अब यही फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमको क्या पता है फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जो टॉर्क लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, mg लगाएगा। ठीक है, तो आपका mg का इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क होगा, mg इंटू यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, l/2। ठीक है, तो आपका टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू l/2 बराबर आई इंटू अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। तो यहां पर हम लिखेंगे ml²/3 इंटू अल्फा। l से आपका यहां पर एक l कैंसिल हो गया, m से आपका m कैंसिल हो गया, तो आपका अल्फा कितना आया, आपका अल्फा आया 3g/2l। ये हो गया आपका पहले का आंसर। आया समझ में। दूसरा पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड। ओके ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पर है। सेंटर ऑफ मास आपका ये है, आपका सेंटर ऑफ मास। अल्फा आप निकाल चुके हैं। सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होगी, क्यों, क्योंकि रोटेट कर रहा है, और जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। आर जो होता है वो क्या होता है, जिस पॉइंट का आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूरी। तो यहां पर इस सेंटर ऑफ मास का यहां से दूरी कितना है, l/2। तो आपका AT कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा l/2 इंटू अल्फा, मतलब कि l/2 इंटू 3g/2l। l से आपका l हो गया कैंसिल, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3g/4। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा वर्टिकल डायरेक्शन। इसमें तो डायरेक्शन में तो किसको दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं। दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज करवाता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ω² इंटू आर। ठीक है, तो आप अब लिखने जा रहे हैं इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ω² इंटू आर। अब एक बात बताइए मेरे को, इस रॉड को जब आप पकड़ के रखे थे तब ये रेस्ट पर था, आप जस्ट छोड़े हैं, जस्ट आपने छोड़ा है, उस वक्त इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, 0 ही तो होगा। कुछ देर के बाद ना बदलेगा, बट जस्ट जब आप छोड़े हैं उस समय तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपका 0 था तो 0 ही रहेगा। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल क्योंकि 0 है, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपका रॉड का सेंटर ऑफ मास का हो गया, ये कितना हो गया, 0। मतलब सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वो किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, किसी को डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो हमें पता करनी है वो है हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस रॉड का आप FBD बना लो। FBD बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां पर आपका लग रहा है mg यहां पर लग रहा है, और आपका हिंज फोर्स हम मान लेते हैं दो डायरेक्शन में, आपका N1 और इस डायरेक्शन में मान लेते हैं आपका N2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन के लिए लिखेंगे F इज इक्वल टू ma। तो अगर आप y डायरेक्शन के लिए F इज इक्वल टू ma लिखिएगा तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका N1 और एक आपका mg। तो N1 माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो N1 माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड m, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4 के बराबर है, और इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका -3g/4। ठीक, तो आपका N1 कितना आया, N1 आपका आया mg, ये माइनस mg इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस mg। तो mg माइनस 3mg/4, मतलब कि N1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, mg/4। ठीक, आप ये सेम इक्वेशन F इज इक्वल टू ma x डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो क्या होगा, F इज, यहां पर क्या आपने लिखा था, यहां पर आपने लिखा था F इज इक्वल टू ma किस डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए आपने लिखा था। ये किसके लिए था, y के लिए था। अगर सेम F इज इक्वल टू ma अगर आप लिखेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब आप लिखने जा रहे हैं किस डायरेक्शन के लिए, अब आप लिखेंगे इसको x डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है आपका N2, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है N2। ये बराबर किसे होगा, m और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। भाई एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, 0। तो अगर आपका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है तो आपका N2 कितना हो गया, N2 भी हो गया आपका
N2 हो गया 0, मतलब जो भी आपका हिंज फोर्स होगा वो कितना होगा, mg/4 होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव आ रहा है और जिधर आपने माना था उसी डायरेक्शन में आपका N1 होगा। आया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? लास्ट क्वेश्चन लिखिए, और ये क्वेश्चन 2002 में पूछ चुका है आपके जेईई के एग्जाम में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लिखिए कि आपका थ्री आइडेंटिकल मासेस, each of mass m are attached to each other with a rigid and massless rod of length L, ठीक है, as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। केस वन पहले फिगर देख लीजिए क्या है। फिगर ऐसा है कि आपका 3 आइडेंटिकल मासेस हैं, यहाँ पर आपका m, स्मॉल m, ये भी आपका स्मॉल m, और ये भी आपका स्मॉल m, ठीक है जी। तीनों को आपने रॉड से कनेक्ट किया हुआ है। रॉड जो है आपका रिजिड है और मासलेस है, रॉड में कोई मास नहीं है, और तीनों ही रॉड का जो लेंथ है वो है आपका L और L, ठीक है, as shown in the figure। इसमें एक और लाइन ऐड कीजिए कि the system is hinged about point O as shown। The system is hinged about point O as shown, मतलब यहां पर आपका पॉइंट O है, ये जो मास है ना आपका, यहीं पर पॉइंट O है, और यहां पर आपने क्या किया, इसको हिंज कर दिया है, ठीक है। केस वन find the hinge force if the system is rotating with a constant angular velocity omega। ये पहला आपको निकालना है। दूसरा आपको निकालना है केस टू, मतलब इसी सवाल का पार्ट 2 है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि find the hinge force when immediately after a force F is applied to BC when BC is parallel to x axis, ठीक। सवाल एक बार समझ लीजिए अच्छे से। 3 मासेस हैं, छोटे छोटे मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, तीनों का मास सेम है m और m। तीनों को आपने रॉड से कनेक्ट किया हुआ है और रॉड का मास आपको कंसिडर नहीं करना है। रॉड की लंबाई, तीनों रॉड्स की लंबाई सेम है। इस पूरे सिस्टम को आपने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। पहले केस में आपको निकालना है हिंज फोर्स, आपको पहले केस में निकालना है जब ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा होगा। पहला केस, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये आपका ओमेगा के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। दूसरा केस, आपको हिंज फोर्स तब लगाना है जब आपका यहां पर एक फोर्स एक्ट करने लगा F। ये आपका अगर पॉइंट O है, ये आपका B है, ये आपका C है, तो जब इस पर फोर्स F एक्ट करेगा तो उसके तुरंत बाद आपको हिंज फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। ये सवाल अच्छा सवाल है, लिख लिए हैं आप लोग सवाल?
सवाल लिखे सब लोग? ठीक है, इस सवाल पर दिमाग लगाइएगा, दोनों सवाल पर, केस 1 और केस 2 दोनों आपका सवाल पर दिमाग लगाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नहीं बनता है तो कल हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल लिख लीजिए। क्लास आपका यहां पर खत्म हो रहा है, कल हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट इसको अच्छे से आपको बना करके आना है। ठीक है।